हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में। आप देख रहे हैं जनरल साइंस की एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित चैप्टर वाइज सीरीज। यह वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हो या एसएससी, बैंक या फिर राज्य सिविल सेवा एग्जाम हो। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे वो है एनसीईआरटी की विज्ञान कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर तत्व यौगिक मिश्रण। इनके गुणों पर आधारित एमसीक्यूज मैं पहले से ही पार्ट 1 में डाल चुका हूं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे जो मिश्रण है उसके पृथक्करण, उसके घटक, जो मिश्रण के घटक होते हैं उनके पृथक्करण से संबंधित एमसीक्यूज जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आसवन, प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना किस विधि पर आधारित है? ये किस विधि पर आधारित होता है? जैसे दूध से क्रीम निकालो या आप दही से मक्खन निकालो, तो इसके लिए क्या करते हो? आप मथते हो, इसको घुमाते हो, और ये घुमाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रण। और ये अपकेंद्रण से क्या होता है? जो छोटे छोटे कण होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मक्खन छोटे छोटे कणों में होता है, फिर वो संघनित करके उसको हम अलग कर लेते हैं। इसी टाइप से क्रीम, तो क्रीम और मक्खन अपकेंद्रण से अलग किए जाते हैं। रक्त और मूत्र की जांच तथा कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर भी आपके अपकेंद्रण विधि का यूज किया जाता है। स्याही से रंग वाले घटक जो डाई होती है उसको पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना होगा? तो किसका प्रयोग करना होगा? देखिए चित्र में ये जार है और जार में क्या ले लिया? जल ले लिया है, और उसके ऊपर रख दिया आपने पेट्री डिश, प्याली, और प्याली में रख दिया आपने स्याही। ठीक है। अब आप इस नीचे जब जार को गर्म करोगे तो ये पानी गर्म होके पेट्री डिश गर्म होगी और उससे जो इसमें पानी वगैरह है स्याही में वो उड़ जाएंगे वाष्प के रूप में, और डाई रह जाएगी प्याली में। तो वाष्पीकरण से क्या होगा? अलग की जा सकती है। एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो देखिए एसीटोन और जल दोनों कैसे होते हैं? घुलनशील द्रव होते हैं। दोनों के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री या 25 केल्विन से ज्यादा का होता है। तो इनको किस विधि से अलग किया जा सकता है? देखिए ये मैंने दो आपके लिए चित्र दिए हैं, पहला आसवन विधि, दूसरा प्रभाजी आसवन विधि। तो आसवन विधि उन दो घुलनशील द्रवों के लिए यूज की जाती है जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री या 25 केल्विन से अधिक का अंतर होता है, और प्रभाजी आसवन विधि उनके लिए यूज की जाती है जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री या 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। ये तो मेन अंतर हुआ आसवन और प्रभाजी आसवन का। अब देखिए आसवन में एसीटोन और जल का किससे सेपरेशन होगा? आसवन से। और दोनों में अंतर किसका है? प्रभाजी स्तंभ का। जो प्रभाजी आसवन है उसमें प्रभाजी स्तंभ लगा दिया जाता है जिसमें कांच के गुटके भरे हुए होते हैं। ये जो गुटके होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा सतह प्रदान करते हैं और उससे जल्दी ठंडा होता है कोई भी जो द्रव, जो वाष्प में चेंज होता है वो। अब होता क्या है? ज्यादा क्वथनांक वाला जो होगा वो यहाँ गुटकों में घूम घाम के वापस यहीं रह जाएगा ठंडा होके, और जिसका क्वथनांक कम होगा वो निकल जाएगा और संगणक के थ्रू वो बाहर वाले स्पॉट में आ जाएगा। अब यदि दोनों का इस जगह पे हम यदि आसवन को यूज कर ले प्रभाजी आसवन की जगह, तो वहां क्या होगा? दोनों एक साथ ही निकल जाएंगे और दूसरे पॉट में संगणक के थ्रू दोनों द्रव एक जगह आ जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हुआ आपका आसवन और प्रभाजी आसवन। दोनों में अंतर है, प्रभाजी स्तंभ का और आसवन यूज करते हैं उन घुलनशील द्रवों के लिए जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री या 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो। ठीक है। और प्रभाजी आसवन उनके लिए यूज करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम का हो। तो यहाँ पर एसीटोन और जल के मिश्रण को
कौन सी विधि से अलग किया जाएगा? आसवन विधि। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो जैसे आयरन ले लीजिए और आयरन को कितने भी टुकड़ों में विभक्त कर दो वो आयरन ही रहेगा। तो आयरन में सभी परमाणु क्या होते हैं? आयरन के ही परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, और उसको अन्य सरल रूपों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तत्व। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो देखिए, नमक और अमोनियम क्लोराइड क्या है? ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। गर्म करने पर यह सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा, और नमक नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी विधि यूज की जाएगी? यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि यूज की जाएगी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में नमक जो होता है वो अशुद्धि के रूप में होता है। तो जब नमक और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड आपका वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगा कहने का मतलब, और नमक नीचे रह जाएगा। देखिए, यहाँ मैंने आपको ये और ज्यादा क्लियर करने के लिए चित्र में दिखाया है। ये उल्टा कीप रख दिया है और कीप में ऊपर लगा दी है रूई। नीचे जो वाच गिलास एक प्याली है चीनी मिट्टी की, उसमें रख दिया है आपका नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। तो नमक नीचे रह जाता है और अमोनियम क्लोराइड आपका गैस बन जाता है, और ऊपर ठंडा होकर क्या हो जाएगा? ये जो आपकी कीप दिख रही है इसमें जम जाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों को अलग कर सकते हो। तो आंसर क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किसमें क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोम शब्द जो होता है वो ग्रीक शब्द होता है, और क्रोम का मतलब होता है रंग। यहाँ से आपको ध्यान हो जाएगा रंग। तो क्रोमेटोग्राफी जो यूज की गई थी सबसे पहले वो रंगों को अलग करने के लिए की गई थी। अब आप आंसर देखिए। ऑप्शन ए, डाई में रंगों को पृथक करने में, बिल्कुल सही है। क्रोमेटोग्राफी डाई में से रंगों को पृथक करने के काम आती है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, तो ये भी बिल्कुल सही है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, जो ड्रग्स होती हैं उनको पृथक करने में भी आपकी क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। ये भी आप याद कर लीजिए। ये अलग से ऑप्शन कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वहां क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इन सभी में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वह ठोस पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं कौन कौन से हैं? एंथ्रासीन, नेफ्थलीन दोनों दर्शाते हैं। कपूर, अमोनियम क्लोराइड ये दोनों ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। आयोडीन ये भी ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब इसमें आपको क्या है, किसी में भी साथ में जैसे कोई अशुद्धि दे के पूछ लेगा कि नेफ्थलीन और नमक के मिश्रण को कैसे अलग करोगे, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करोगे, नमक और अमोनियम क्लोराइड का जिससे पहले अपन ने पढ़ाई है। तो इस टाइप से कोई भी ऐसा दे सकता है, कोई भी ऑप्शन, और पूछ जा सकता है कि उनको कैसे अलग किया जा सकता है, किस विधि से अलग करोगे। तो उनमें आंसर आएगा आपका ऊर्ध्वपातन। इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? दो घुलनशील द्रव यानी कि जिनको देखो छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, और जो पृथक्करण फनल होती है उससे भी पृथक नहीं किया जा सकता। तो फिल्ट्रेशन वगैरह, अब सेडिमेंटेशन इनसे अलग नहीं किया जाएगा। तो अब आप बताइए क्या यूज किया जाएगा? आसवन या प्रभाजी आसवन या क्रोमेटोग्राफी? तो देखो दोनों आंसर सही है। आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। आसवन दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने का काम लिया जाता है जिनके क्वथनांक 25 डिग्री से ज्यादा का अंतर रखते हैं, और प्रभाजी आसवन जिनके क्वथनांक
25 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर रखते हो उनमें प्रभाजी आसवन यूज किया जाता है। तो दोनों ही आंसर सही है आपके, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर होता है तो उसे अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? अभी बताया था मैंने आपको, 25 केल्विन से अधिक का अंतर होगा तो कौन सी यूज करेंगे हम? आसवन। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस क्रिया द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अपचयन होता है। यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि कौन सी विधि द्वारा वनस्पति घी में से खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस क्रिया से बदला जा सकता है? तो अपचयन भी दे सकता है, हाइड्रोजनीकरण भी आंसर होगा। और हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो अपचयन क्रिया होती है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी की प्रक्रिया में निम्न में से कौन से उत्प्रेरक उपयोग में किए जा सकते हैं? तो आंसर दे रखा है निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। आपके ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है वो निकेल पूछा गया है, लेकिन तीनों उत्प्रेरक यूज होते हैं, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तीनों को आप याद रखेंगे। नहीं होता है याद तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ये तीनों उत्प्रेरक खाद्य तेलों को वनस्पति घी की प्रक्रिया में बदलने के काम आते हैं। निकला पानी डालडा पटपट करता है। तो जैसे डालडा घी को आप तेल में गर्म करोगे, यदि उसमें पानी होगा तो कैसी आवाज आएगी? पटपट की आवाज आएगी। तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, निकला पानी डालडा, निकला का मतलब निकेल, पानी डालडा में यानी कि पीडी पैलेडियम, और पटपट करता है यानी प्लेटिनम। तो निकला पानी डालडा पटपट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, आंसर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है, या रासायनिक अभिक्रिया की चाल को सिर्फ घटाता है। तो इसमें होता है आपका आंसर सी, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदल देता है। गैसों को वायु से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो गैसों को वायु से अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? ऑक्सीकरण का, अपकरण का, डिस्टिलेशन का, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। देखिए आपको यह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जगह प्रभाजी आसवन लिख देता, समझ में आ जाता। कई बार इस टाइप से लिख देता है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये होता है प्रभाजी आसवन। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे समुद्र का पानी है, तो समुद्र के पानी को क्या करते हो? दूसरा एग्जाम्पल आप कॉपर सल्फेट का ले लीजिए। कॉपर सल्फेट से जो अशुद्धियां हटाई जाती है वो भी क्रिस्टलीकरण से ही हटाई जाती है। तो कौन से ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग कर सकती है? निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलीकरण या आसवन। तो जो फिल्ट्रेशन है वो यूज की जाती है, यानी कि छानना। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। दो अघुलनशील द्रवों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो क्या दे रखा है? दो अघुलनशील यानी कि जो आपस में घुलते नहीं, उनको किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो यहाँ देखिए, ये है पृथक्करण कीट। और पृथक्करण कीट में क्या भरा हुआ है? मिट्टी का तेल और जल। अब इसमें यदि ये दोनों मिट्टी का तेल और जल दोनों क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं है, अलग अलग परतों में दिखाई देते हैं। ऊपर केरोसिन आ जाता है, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है और नीचे जल रहता है। तो यहाँ क्या करेंगे? स्टॉप कॉक को खोलेंगे और जल को एक अलग बर्तन में ले लेंगे। इसमें पृथक्करण कीट में रह जाएगा मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को फिर अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इनको अलग किया जा सकता है।
तो दो अघुलनशील द्रवों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? पृथक्करण कीप के प्रयोग से। दो अघुलनशील द्रव किस कारण से अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं? जो अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि दो परत बन जाती है। परत क्यों बनती है बताइए? तरलता के कारण या तापांतर के कारण, घनत्व के कारण या ठोस कणों के कारण? तो ये बनती है घनत्व के कारण। इनके घनत्व में अंतर होता है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो द्रव नीचे रहता है और जिसका घनत्व कम रहता है वो उसके ऊपर तैरता रहता है। यानी कि ऊपर परत किसकी होगी? जिसका घनत्व कम होगा। जैसे पानी का घनत्व ज्यादा है और केरोसिन का घनत्व कम होता है तो केरोसिन पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी। समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसमें से अशुद्धियां हटानी हो तो क्या यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण कहते हैं जिसे हिंदी में। तो क्रिस्टलीकरण यूज करेंगे, क्रिस्टल बनाने की विधि। इसी जगह आपको ये दे दिया जाता कि समुद्र जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वो वहां क्या आ जाता आपका? वाष्पीकरण आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ नमक में से अशुद्धि हटाई है और वहां समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक, तो वहां आपको वाष्पीकरण आंसर होता। यहाँ क्या हुआ आपका? क्रिस्टलाइजेशन। नमक से अशुद्धि हटाने की विधि है क्रिस्टलाइजेशन। आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। क्या कहलाता है? आसवन विधि में देखिए आप पहले तो वस्तु को जो पदार्थ होता है, दो घुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको पहले तो आप गर्म करते हो। गर्म करने पर उनमें से उबाल आ जाता है। उबाल बनके भाप बनके क्या होता है? संघनन के थ्रू आप दूसरी जगह एकत्रित करते हो उसको। तो पहला क्या हुआ आपका? वाष्पन। और दूसरा होता है आपका क्या? उसको ठंडा करते हो, संघनित करते हो ना, संघनन के थ्रू। दूसरा होगा संघनन। तो पहला वाष्पन और दूसरा संघनन। ये देखिए चित्र में, जैसे यहाँ आपने उबाला, इसे कहेंगे वाष्पन, और इसे जो संघनक लगा हुआ है यहाँ संघनन होता है, ये हुआ संघनन। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल किस विधि से प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए इनके जो क्वथनांक होता है, इनके क्वथनांक में 25 डिग्री से कम का अंतर होता है जनरली। तो ये निकाले जाते हैं प्रभाजी आसवन से। प्रभाजी आसवन से अलग अलग किए जाते हैं। जलापूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो जल का शोधन अवसादन है, फिल्ट्रेशन है, या क्लोरीनीकरण है, या सभी है? तो देखिए इसमें सारी प्रक्रियाएं आती हैं। अवसादन होता है अशुद्धियों को तल में बिठा देना, तो ऊपर निथार के पानी को अलग कर दिया जाता है, वो होता है आपका अवसादन, सेडिमेंटेशन जिसे बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, छानना, तो ये भी जल का शोधन करने की प्रक्रिया है। क्लोरीनीकरण क्या होता है? आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं पानी में, उनको मारने के लिए क्लोरीनेशन यूज किया जाता है। तो क्लोरीनीकरण भी जलापूर्ति के जल में उसके शोधन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? उपरोक्त सभी। किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? कच्चे तेल से गैसोलीन कैसे प्राप्त किया जाएगा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? आसवन विधि से, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर गैप होता है वो 25 डिग्री से ज्यादा होता है। क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक में जो अंतर होता है वो 25 डिग्री या 25 केल्विन से ज्यादा का होता है। तो इसे हम आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। किसी भी तंत्र से जल के अलग होने, निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल का अलग होना यानी कि निर्जल होना, तो उसे कहा जाएगा निर्जलीकरण। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है कौन सी है? साधारण लवण का जल में घुलना, या प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोल और एथेनॉल का मिलना, या मोटर कार में पेट्रोल का दहन।
तो देखिए साधारण नमक का जल में जो घुलना है उसको वापस साधारण नमक को अलग किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन हो गया। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, तो ये भी आपका भौतिक ही परिवर्तन हुआ। पेट्रोल और एथेनॉल का मिलना, ये भी भौतिक है। तो आपका जो मोटर कार में पेट्रोल का दहन होता है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। वो किसी भी चीज का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो आंसर क्या होगा, मोटर कार में पेट्रोल का दहन। किस विधि से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? सामान्य लवण किससे प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण से। और नमक प्राप्त करने के बाद उस नमक से अशुद्धियां किससे निकाली जाती हैं? क्रिस्टलीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? इनमें से कौन सा नहीं दिखाएगा? कोहरा, कोहरा कोलॉइड होता है, ये बिल्कुल दिखाएगा। स्टार्च, स्टार्च कोलॉइड होता है, ये भी दिखाएगा। दूध, दूध कोलॉइड में आता है, एमल्सन का एग्जांपल है, तो ये भी दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है जब उनका क्या बराबर हो? परासरण दाब, सांद्रता, वाष्प दाब। जिनका देखिए परासरण दाब बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उन्हें आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परासरण दाब। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक नहीं है? तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण में कोई भी पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मीथेन, मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, तो एक निश्चित अनुपात से बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, ये यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से बनता है, तो ये भी यौगिक हो गया। जल H2O होता है, तो जल भी यौगिक होता है। हीरा, हीरा यौगिक नहीं है। देखिए हीरा क्या है? एक कार्बन का अपरूप है, पूरा तत्व रूप में ये कार्बन ही कार्बन होते हैं, इसमें कोई दूसरा तत्व नहीं होता है, तो हीरा यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं? तो पदार्थ के भौतिक गुण कौन सा है? कौन सा है? घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, इनमें से ये सभी भौतिक गुण है। देखिए घनत्व होता है वो भी भौतिक गुण है, क्वथनांक भी, गलनांक भी। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। बाकी इसके अलावा इनका जो बहने का गुण होता है, बहाव, फैलने का गुण होता है, ये सब भौतिक गुणों में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ यौगिक है? चलिए यहाँ भी यौगिक देखिए, तांबा, तांबा क्या होता है? कॉपर, तो प्योर कॉपर तो सिर्फ तत्व हो गया, क्योंकि कॉपर ही कॉपर के परमाणु होंगे इसमें। मीथेन CH4, ये तो यौगिक है, कई बार पढ़ चुके हैं। रक्त, रक्त क्या होता है? रक्त मिश्रण होता है। और साबुन यौगिक है, तो आंसर क्या हुआ आपका? रक्त। रक्त यौगिक नहीं है, ये होता है मिश्रण, ये ध्यान रखिए आप। तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तत्व शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था बताइए? डाल्टन, लेबोजियर, रॉबर्ट बॉयल या लेबोजियर? आंसर होगा आपका रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से वह विधि जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि देखिए विलायक एक है और उसमें वो घुले हुए हैं, एक ही टाइप के विलायक में घुले हुए हैं। जैसे जल है और जल में कई प्रकार की इंक घुली हुई है, ठीक है, तो इनको कैसे अलग किया जाएगा? ये देखिए जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं उन विलेय को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी विधि से। किससे? क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में से यौगिक के लिए असत्य कथन है। यौगिक के लिए असत्य कौन सा है?
दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। बनने वाले नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है और गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनता है, मीथेन, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जैसे जल बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस होती है और जल यौगिक होता है, इनके गुणधर्म भी अलग होते हैं। बनने वाला नए पदार्थ का गुणधर्म अलग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इनके जो घटक होते हैं उनको रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जैसे जल है, जल के घटक होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किसी भौतिक विधि से पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इनको हम विद्युत रासायनिक विधि से, इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं, जो करंट पास करते हैं, और एक एनोड और कैथोड पर जैसे ऑक्सीजन और एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन आपकी मिलती है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यौगिक की परिभाषा ये होती है कि तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मिश्रण के लिए सत्य कथन है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ये बिल्कुल सही है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। उसमें जो भी पदार्थ मिलेंगे उनके गुणों को दर्शाएगा। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है कि मिश्रण जो होगा उनके घटकों को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, जैसे फिल्ट्रेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? खाना पकाना, भोजन पचना, जल से बर्फ बनना, या लोहे पर जंग लगना। तो देखिए, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, खाने का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जल से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से बर्फ बन जाती है और बर्फ से वापस जल बना सकते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध किसका है? दूध इमल्शन का। निम्नलिखित में से कपूर के सबसे आसान शोधन की विधि कौन सी है? तो देखो, कपूर ऊर्ध्वपातन दर्शाती है, तो इसकी सबसे आसान शोधन की विधि कौन सी होगी? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? सड़े अंडे जैसी किसकी गंध होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2S। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का गुण कौन सा है? हाइड्रोजन गैस का गुण कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यह गंधहीन गैस है, यह रंगहीन गैस है, यह ज्वलनशील गैस है, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही टाइप की होती है, उपरोक्त सभी आंसर होगा। रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और ज्वलनशील भी होती है। निम्नलिखित में से आशा धातु किसे कहा जाता है? आशा धातु कहा जाता है यूरेनियम को। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? तांबा। वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ को तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस का सह अस्तित्व होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाओं का सह अस्तित्व किस पर होता है? त्रिक बिंदु पर होता है। हमारे शरीर से पसीने के रूप में जब डिहाइड्रेशन होता है तो रिक्त स्थान होता है, उसमें क्या होता है? पसीने में, पसीने में होता है आपका जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। तो आंसर हो गया जल, लवण और अपशिष्ट द्रव। कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं? कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं? दो तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं। अब कौन कौन से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कमरे के तापमान पर कौन से तत्व द्रव अवस्था में मिलते हैं? कौन कौन से मिलते हैं? एक होता है आपका पारा और दूसरा होता है ब्रोमीन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पारे का Hg से शो करते हैं, ब्रोमीन को Br से। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं? जिनमें संगठन निश्चित नहीं होता है। इनमें से बालू और नमक। तो देखिए, बालू और नमक विषमांगी मिश्रण है।
इसका संगठन निश्चित नहीं होता। चीनी तथा नमक, तो चीनी और नमक का मिश्रण जो होता है वो भी विषमांगी है। लकड़ी या रक्त, तो लकड़ी भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, और रक्त जो होता है हमारा खून, वो भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये रक्त वाला कई बार पूछा जाता है कई एग्जाम में, मैंने सारे एग्जाम्पल डाल दिए हैं, कोई भी पूछा जाएगा आप कर दोगे। उपरोक्त सभी आंसर हुआ तो फिर इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जी हाँ, बिल्कुल, विलयन तभी बनेगा जो समांगी मिश्रण होगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन बिल्कुल विषमांगी मिश्रण होता है, उसके कण तल पे बैठ जाते हैं, अस्थायी भी होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। ये भी सेंटेंस सही है आपका। तो आप इसमें देखिए, निलंबन और कोलाइड ये दोनों होते हैं विषमांगी मिश्रण, और विलयन होता है समांगी मिश्रण। तो आंसर आपका यहाँ होता है उपरोक्त सभी। हाँ तो दोस्तों, वीडियो से यदि आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियोज में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आऊंगा जो काफी हद तक आपको मददगार साबित होगी। तो बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।